हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य यूपीपीएससी। आज देखेंगे यूपीपीसीएस के 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 12 जून 2022 को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लॉ एफी विद्यमान होता है? इसके ऑप्शन है क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या मायोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन स्तनियों के पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है तथा आयरन इसका मुख्य घटक होता है। क्लोरोफिल का आवश्यक घटक मैग्नीशियम है और केराटिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? इसके ऑप्शन है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। तो इसका सही आंसर होगा उत्परिवर्तन। किसी भी कारण से जीन के भीतर होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है फोटोसेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोसेल। सौर सेल का उपयोग सोलर चलित लैंपों इत्यादि में किया जाता है। फोटोसेल वैद्युत प्रभाव सिद्धांत पर बनाई गई युक्ति है जिसका प्रयोग फायर अलार्म में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे टेफ्लॉन, नियोप्रिन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोप्रिन। ठीक है, कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रिन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रिन एक थर्मोसेटिंग बहुलक है और थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक बहुलकों को बार बार गर्म करने पर अनेक रूपों में ढाला जा सकता है, जबकि जो थर्मोसेट बहुलक होते हैं उन्हें गर्म करके एक बार ढाले जाने के बाद पुनः नहीं ढाले जा सकते। ठीक है, और जो नियोप्रिन होती है ये कृत्रिम रबर है जिसका प्रयोग पाइप बेल्ट इत्यादि बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? इसके ऑप्शन है यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? इसके ऑप्शन है सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंघा या बेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, और ये बेरी जो होता है ये B1 थायमीन की कमी से होता है। ठीक है, थायमीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है जिससे रक्त स्राव आसानी से नहीं रुकता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन ई की कमी से बंध्यता तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मस्तिष्क हृदय को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसके दोनों कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं, एक और दो। मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम ये सब मस्तिष्क के भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क द्वारा ही संपूर्ण शरीर का नियंत्रण तथा नियमन किया जाता है और मेडुला ऑब्लिगेंटा उल्टी, रक्तचाप आदि का नियमन करता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो कि पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने इत्यादि पर नियंत्रण तथा इसका संचालन करता है। ठीक है, दोनों कथन इसके सही होंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है हींग, शिलाजीत, सुहागा, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हींग। हींग पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है।
इन पौधे की जड़ों से निकले चिपचिपे स्राव को सुखाकर हींग की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथन ए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण आर, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि जो प्रतीप शर्करा क्या होता है? प्रतीप शर्करा दो साधारण शर्कराओं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिश्रण होती है और सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मीठी भी होती है। प्रतीप शर्करा सुक्रोज को पानी के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, धातु को उनके गुणधर्म से मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा, कमरे के ताप पर द्रव। तो इसका कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा? ऑप्शन सी, चौथा और दूसरा। ठीक है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, सीसा ऊष्मा का कुचालक है। इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा, कमरे के ताप पर द्रव। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा यानी कि लेड ऊष्मा का कुचालक है। इन क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाया करिए कि अगर 2 पता है तो हमें 2 अगर मिला रहे हैं तो फिर हमें 2 अगर नहीं भी पता है तो भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन, लेक्सॉन, नियोप्रिन या टेफ्लॉन। तो कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्राइन। नियोप्रिन, लेक्सॉन, टेफ्लॉन ये सारे कृत्रिम बहुलक हैं और जबकि जो फाइब्रोइन है ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो रेशों से के प्रमुख अवयव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पदार्थ और अनुप्रयोग। तो इसको में देखिए, नीला थोथा हो जाएगा, हाँ, कवकनाशी। इओसिन, लाल स्याही। कौन सा मिल रहा है? सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड, कृतंकनाशी। एक बार फिर से सुन लीजिए, नीला थोथा, कवकनाशी, इओसिन, लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा और जिंक फास्फाइड, कृतंकनाशी यानी रोडेंटनाशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा जाता है? ठीक है, या कहा गया है? इसके ऑप्शन है वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल। इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सातवाहनों के पतन के बाद इनके सामंत इक्ष्वाकु वंशीय, जिन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता था, उनकी जो उपाधि थी ये श्री पर्वती थी। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल को माना जाता है और पुराणों में इस वंश का संस्थापक सूर्य को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में अग्रनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अग्रनोमोई अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित थे। ठीक है, बाकी देख लीजिए, बाकी भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी मिलाने को दे देता है। तो माप और तौल के लिए ये राजस्व प्रबंधक अधिकारी को समाहर्ता कहते हैं। माप तौल की जांच और इस विभाग की देखरेख वाले को पौताध्यक्ष, बाजार पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को पण्य अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महाजनपद दिए हुए हैं, राजधानी दी हुई है, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ। 2 आते हैं, जैसे अगर ए और बी आपको पता है तो ए का 3rd, बी का 4th। ऑप्शन सी, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन। फिर से सुन लीजिए, मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा, अश्मक का पोतन। अगला क्वेश्चन, कथन कारण का क्वेश्चन। कथन है ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है।
कारण आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं। चोल स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। साथ ही चोल राजाओं ने अपनी विजयों तथा अपने पूर्वजों के यश गान को भी अभिलेखों के माध्यम से संकलित करने का प्रयास किया है। राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगैकोंड चोल की उपाधि तथा उसके द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना का पता चोलकालीन स्थापत्य अभिलेखों से ही चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसके ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, एस.डी. संकालिया, वी.एस. वाकंकर या वी.एन. मिश्रा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वी.एस. वाकंकर। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। इसकी खोज जो है 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की थी। भीमबेटका शब्द महाभारत से जुड़ा माना जाता है तथा ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान ये गुफाएं पांडवों की शरण स्थली थी। भीमबेटका से ही भीमबेटका बना है तथा यह अपनी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हड़प्पा स्थल है और संघराज क्षेत्र या भारत के राज्य हैं। तो इसका बालू हो जाएगा हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। फिर से सुन लीजिए, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसाग, आबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया था। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसके दोनों कथन सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख अलग अलग कालखंड में आए यात्रियों द्वारा वेनसांग, आबू सईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने भी किया है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने पहली बार शक्द्वीप यानी जिसे आज ईरान बोलते हैं से ब्राह्मण बुलाकर पहली बार भारत में सूर्य पूजा का प्रचलन किया। तब से आज तक सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? इसके ऑप्शन है VP वाडिया, NM जोशी, CF एंड्रूज या फिर जोसेफ बैप्टिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NM जोशी। NM जोशी को भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। फिर से सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकाते नासरी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका सही कालक्रम हो जाएगा किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासरी तथा फतवा जहांदारी। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी, चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने, तबकात नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने तथा फतवा जहांदारी के रचनाकार जियाउद्दीन बरनी है। अगला क्वेश्चन। जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह, शाइस्ता खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब ने जब गोलकुंडा जिले को घेर लिया था उस समय गोलकुंडा का जो शासक था वो अबुल कुतुब शाह था। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह।
औरंगजेब ने जब गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल कुतुब हसन कुतुब शाह था। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह था। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब को गोलकुंडा जीतने में बहुत ही ज़्यादा धन और जन खर्च करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो, दोनों। अकबर ने लड़के तथा लड़कियों के लिए विवाह आयु क्रमशः 16 वर्ष तथा 14 वर्ष तय की थी। साथ ही अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें अधिकारी और विहित कर्तव्य हैं। ठीक है, इसमें दीवाने तन का हो जाएगा जागीर व वेतन को देखना। ठीक है, और मुस्तारफी हो जाएगा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाक्यान्वयन प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। ठीक है, इसको फिर से सुन लीजिए। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए, और वाक्यान्वयन प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, क्योंकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह मुल्तान में नहीं, इनकी दरगाह है दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है? शेखनूनी, शहाब नहर, नहर ए बिहिस्त, या नहर ए आगरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहाब नहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इसका सही आंसर, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इब्राहिम आदिल शाहदूती, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, या अकबर दुती? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सला चैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला चैपेल 1748 की संधि के तहत, ये सही हो जाएगा। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध एक्सला चैपेल की संधि के साथ 1748 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था तथा अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसे में सही सुमेलित करना है। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, शाही उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। भारतीय शास्त्र अधिनियम हो जाएगा 1878, शाही पदनाम अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसके ऑप्शन है M.K. गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1931 में हुआ था द्वितीय सम्मेलन। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य भारतीय थे सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, प्यारेलाल, मीराबेन, महादेव देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। ठीक है, जजमानी प्रथा उत्तर भारत में थी, बाराबलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, इसमें पुस्तक को इसके लेखक से मिलाना है। इसका हो जाएगा, इसमें देखिए गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी से देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए पहले का तीसरा, ऑप्शन ए पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। ठीक, पहले का तीसरा। फिर से एक बार देख लीजिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, लाला लाजपत राय, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें एक कथन कारण है, बताना है आंसर। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। जैसे स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कुछ भागों में लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी मद्रास, असम, कर्नाटक तथा मुंबई के कुछ हिस्से में, और महलवाड़ी व्यवस्था थी के अंतर्गत पंजाब और उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए 9th, 6th, 3rd एंड 4th का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 9th। भारत के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 में भारतीय संविधान में भाग 9 या भाग 9 के रूप में जोड़ा गया है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का अनुकरण करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का अनुकरण करता है। यह व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1990, 1991 या 1992 या 1993? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 तथा भाग 9A में यानी कि 9th A में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नहीं पूछा है इसमें। इसके क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद नए राज्यों के गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है ये अनुच्छेद 2 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो किसमें कोई भूमिका नहीं होती संसद की पदाधिकारियों को हटाने में? तो इसका सही आंसर हो जाए केवल 3, यानी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। ऑप्शन है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में या राज्य निर्वाचन आयोग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार अनुच्छेद 243ZI के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई एक सही सुमेलित नहीं है। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का इसका प्रशासनिक न्यायाधिकरण है 323 का, और ये संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ठीक है, तो इसमें ये वाला नहीं है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है, इसमें प्रशासनिक अधिकरण होगा, प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276 या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग का जिक्र नहीं है। 280 वित्त आयोग है, 280 में वित्त आयोग हो गया, और 268 में ये संघ द्वारा लिए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा रखे और नियोजित करने वाले करों के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। इनको सही क्रम में, सही कालानुक्रम में लगाना है। तो इनके जयंती पटनायक जो हैं ये 1992, ममता शर्मा 2011, गिरिजा व्यास 2005 और पूर्णिमा अडवाणी 2002। ये सबसे पहली महिला आयोग की सबसे पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक ही थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जयंती पटनायक 1992, ममता शर्मा 2011, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी 2002। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इसके ऑप्शन है नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात या फिर लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत इसका सही आंसर होगा हैदराबाद और कर्नाटक। 98वें संविधान संशोधन 2012, 98 संविधान संशोधन 2012 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 21 में नया अनुच्छेद 371 यहाँ जोड़ा गया, जो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक के विकास हेतु अधिकारिता प्रदान करता है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 का सही सुमेलित है, राज्य भाग 6 सही सुमेलित है, भारत का महान्यायवादी भाग 13 ये गलत हो जाएगा, ये आर्टिकल 76 के तहत है, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 14 ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है
और इसमें इस समिति के केवल लोकसभा से ही सदस्य, यह समिति जो बनती है लोकसभा के सदस्यों से ही बनती है और इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इसमें कथन कारण दिए गए हैं। कथन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसमें सही आंसर चुनना है। इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यही ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक प्रजातंत्र शैली, परंपरागत पंचायत शैली जो कि वैदिक काल से आज तक विद्यमान है तथा समता मूलक कबीर, नानक, गांधी जैसे संतों के तत्वों की विद्यमानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन है 10, 12, 13 या 14। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 12। अनुच्छेद 164 एक का कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 15% से अनधिक होगी। साथ ही किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। इसके ऑप्शन है गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में या सज्जन सिंहवाद 1965 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। केशवानंद भारतीवाद 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना है। इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सुमेलित है। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सुमेलित है और अनुच्छेद 48 ये नहीं सुमेलित है क्योंकि ये हो जाएगा कृषि व पशुपालन का संगठन। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसका सिर्फ कथन एक सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। अनुच्छेद 76(1) के तथा अनुच्छेद 76(4) में यह अवधारित है क्रमशः कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने का अर्ह होगा तथा उसका वेतन भी 76(4) राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। आर्टिकल 76(4) के तहत राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। अगला क्वेश्चन कथन कारण वाले क्वेश्चन है। देखिए कथन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ये भी सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि दोनों कथन सही सत्य हैं परंतु जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बाद भी यह प्रबल रूप से एकात्मकता का समर्थन करता है। ठीक
ठीक है। यह सत्य है कि जैसे भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, परंतु यह कथन एक ही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ऑप्शन है सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या विनियोग विधेयक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामान्य विधेयक। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक को पारित होने के गतिरोध होने की दशा में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, सामान्य विधेयक। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है अनुच्छेद के उनके प्रावधान से। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो इसका सही ऑप्शन होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलग समिति। अलग समिति जो है इसने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। ठीक है। और ऐसे लकड़वाला समिति है, इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। इसमें ग्रामीण और शहरी प्रति व्यक्ति आय बताई थी 205 रुपये और 281 रुपये। ठीक है। और तेंदुलकर समिति ने 2009 में आई है और रंगराजन समिति आई है 2012 में। ठीक, तेंदुलकर समिति ने 447 और ग्रामीण के 579 बताई थी कि इतने में गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। रंगराजन समिति ने 972 ग्रामीण में और 1407 रुपये शहरी 2012 में प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसके ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, जिसने UNDP ने 1990 में स्वीकार किया। और मानव सूचकांक की गणना के 3 स्तंभ है। ये 3 स्तंभ कभी कभी पूछ लेता है इसमें, जैसे कभी ये पूछा भी गया है सामाजिक असमानता। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, लंबा व स्वस्थ जीवन। दूसरा शिक्षा सूचकांक और तीसरा आय सूचकांक। ठीक है, 2010 से UNDP में इसने थोड़ा बदलाव कर दिया है और शिक्षा सूचकांक के 2 भाग कर दिए हैं। एक है विद्यालय सूचकांक के औसत वर्ष और दूसरा है विद्यालय सूचकांक में बिताए गए वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है ऑस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मिर्डल द्वारा, आशीष बोस द्वारा या अमर्त्य सेन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्कर लुईस द्वारा। ठीक है, ऑस्कर लुईस द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? 1.0, 1.6, 2.1 या 2.3। तो इसका सही आंसर होगा 2.1। क्यों 2.1 होता है? प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने का तात्पर्य होता है कि पति पत्नी अर्थात 2 पर 1 बच्चा, जिसे सामान्यतया गणितीय भाषा में 2.1 कहा जाता है। अर्थात प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए TFR 2.1 होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन,
भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन कौन सही होगा? कौन से ऑप्शन देखिए, 2 और 3, 1, 2 और 3, केवल 3 या 1, 2, 3, 4। तो इसमें सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय, तो इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में गरीबी अनुमान हेतु सिर गणना विधि, कैलोरी पोषण मान विधि तथा पारिवारिक उपभोग व्यय विधि उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, बाकी जितने भी पेपर बचा हुआ है ये नेक्स्ट में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।